तो पहला क्वेश्चन लिया है 67 के ऊपर पावर लगी हुई 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष बचता है। तो ये रिमाइंडर पूछा गया है कि इस नंबर को हम 68 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप पहले इतना ध्यान रखें कि अगर -1 के ऊपर पावर हमारी सम होती है, ठीक है, पावर हमारी सम होती है तो उसका मान पॉजिटिव यानी धनात्मक का 1 आता है। अगर -1 के ऊपर पावर हमारी विषम होती है, पावर हमारी कैसी होती है, विषम होती है, तो हमारा उसका मान -1 आता है, ठीक है। अब 68 से हमें इसको डिवाइड करना है। 68 से जब 68 से इसको डिवाइड करेंगे, 68 से ये कम है तो रिमाइंडर हमें माइनस में मिलेगा। 68 से ये भाजक से ये ज़्यादा होता है तो रिमाइंडर हमें प्लस का मिलता है। तो 68 से इसमें भाग करेंगे, ये कम है ना 1, तो ये -1 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। और -1 है, इसकी घात हमारी विषम है, ये लिखा है विषम में -1, तो यहाँ पर की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गया, -1। आगे प्लस का 67 दिया है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 66 बचेगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 66 यानी 66 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होती है। यानी ये इसमें बताना है, फाइंड आउट करना है कि 99 से कौन सी संख्या डिवाइड है, डिविजिबल है। तो 99 से या तो आप डिवाइड करके देखो, ठीक है, लेकिन एक दूसरा भी तरीका है। 99 के फैक्टर जब हम करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा और 11, यानी 11 और 9 की मल्टीप्लाई है तो 99 होती है। 99 से संख्या वही कटेगी जो 9 से और 11 दोनों से कटेगी, वो संख्या 99 से भी कट जाएगी। तो पहले 9 का रूल लगा के देख लेंगे कि कौन कौन सी 9 से कट रही है, कौन सी 9 से नहीं कट रही है। 9 का रूल होता है कि यदि संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कट जाए तो समझो वो 9 से कट जाएगी। तो इसको जोड़ रहे हैं, 8 1 9, 9 7 16, 16 1 17, 3 20, तो ये तो 9 से नहीं डिवाइड होगी। ये जोड़ो 7 6 13, 13 7 20, 6 26, ये भी नहीं कटेगी। 7 8 15, 1 16, 17 2 19, ये भी नहीं कटेगी। तो फाइनली यही आंसर होगा, लेकिन आप चेक भी कर लो। 8 5 13, 13 6 19, 19 और 3 22, 5 27, 9 से ये कट रही है क्योंकि ऐड इसका जोड़ 27 हो रहा है, तो 9 से भी कट रही है, ठीक। 11 का रूल भी आपको मतलब याद होना चाहिए। 11 में क्या करते हैं, एक एक अंक छोड़ के हम जोड़ते हैं। 8 में एक अंक जोड़ो, ये छोड़ के जोड़ना है, 8 6 14, 14 5 19, एक साइड का 19, ठीक है। और जो अंक छोड़े हैं उनको जोड़ना है, 5 और 3 8, इनका डिफरेंस जो होता है, ठीक है, वो 11 से कटना चाहिए। इनका डिफरेंस 11 आ रहा है तो मतलब ये 11 से कट रहा है, तो ये 11 से भी कटेगी। जो 9 और 11 दोनों से कटेगी वो संख्या 99 से भी कट जाएगी। तो यही आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न यह है, यदि 65723x संख्या 8 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। ये जो नंबर दिया हुआ, ये जो संख्या है ये 8 से विभाजित है, ये तो लिख दिया है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो 8 का रूल ये होता है कि अंतिम 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित हैं तब तो वो 8 से कटेगी। तो इसका मतलब जो 8 से ये विभाज्य है तो अंतिम 3 अंक भी 8 से विभाजित होंगे। तो आप काट के देखो, यहाँ पे 8 से पहले 23 को भाग करें, कितनी बार जाएगा, पहला 8 3 ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 16, 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 7। तो आगे यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें जो ये 8 से कट जाए, क्योंकि यहाँ पे 8 से 8 दूनी 16, 7 बचा। अगर 0 लिखेंगे तो 8 से नहीं कटेगा, 1 लिखेंगे तब भी नहीं कटेगा। अगर 2 लिख दें x की जगह तो ये 72 8 में बात कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर 2 यहाँ पे हो तो ये 8 से पूरी कट जाएगी, तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। 0.3939 के ऊपर बार लगा हुआ है का साधारण भिन्न है, इसको यानी फ्रैक्शन बतानी है इसकी। तो पहले जो नंबर दिया होता है वो हम लिख लेते हैं, ये लिख लिया, ठीक है। और जितने अंकों पे बार है उतनी बार 99 अपान में लिखा जाता है। 2 अंकों पे बार लगा हुआ है तो 2 बार 99। जितने अंकों पे बार नहीं है पड़ोस में, मतलब ये जो इधर नंबर होता है उतने 0 लगा लेते हैं, ठीक। और जो बिना बार की इधर नंबर होता है वो इसमें से माइनस हो जाता है।
अब इसको हल कर लेंगे। 3939 में से 39 घटाएंगे तो ये 3900 बचेगा। अपान में दिया है 9900, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 कम 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 13/33 ये इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। 13/33 इसकी भिन्न हो जाएगी। अगला प्रश्न है 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या है, यानी इनके इन संख्याओं के मध्य में जो परिमेय संख्या है वो हमें निकालनी है। तो कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको डिवाइड कर ले तो थोड़ा आसान रहेगा। 2 से जब 1 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। अब 5 से 3 को भाग करेंगे, 5 छक्का 30, तो 0.6 आएगा, ठीक। इनके बीच में निकालनी है, क्योंकि 0.5 0.6 के बीच में हम नहीं काउंट कर सकते, तो एक एक जीरो बढ़ा लेंगे हम, ठीक है। दशमलव वाली संख्या में हम जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 0.50 और 0.60 के जो मध्य में होगा ऑप्शन हमारा वही आंसर हो जाएगा। अब चेक कर लेंगे, 5 से इसको भाग करेंगे तो 0.4 आएगा, 0 इसमें भी 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट इसमें भी कर लेंगे। 40 इसके मध्य में नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 7 से 4 को भाग करेंगे तो पॉइंट लगेगा, 40 होगा। 7 बचे 35, 5 बचेगा, फिर 7 बचे 35, 2 डिजिट ये भी है, तो 2 डिजिट तक ही हम चेक करेंगे। ये 55 55 है जो इसके मध्य में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पंद्रह संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो शेष संख्याओं का एवरेज पूछा गया है। तो 15 संख्याओं का औसत 20 है और 15 संख्याओं का जो योग होगा, यानी 15 संख्याओं का जो योग होगा, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो औसत और संख्याओं की हम गुणा कर लेते हैं तो हमारा वो योग आ जाता है। तो 15 दूनी 30, 300, यानी 15 संख्या है उसका योग संख्याओं का कितना, 300 है, ठीक। इनमें से कह दिया 5 जो प्रथम संख्या है उनका औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा। 90 इसमें से हम घटा देंगे, कितना बचेगा, 210 बचेगा। ये योग आया है कितनी संख्याओं का, 10 संख्याओं का, क्योंकि 5 संख्याएं निकल गई, तो 10 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग 10 संख्याओं का है और संख्याएं 10 हैं, तो इसका जो कैंसिल हो जाएगा, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शेष संख्याओं का एवरेज 21 होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर प्रत्येक संख्या में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो वही परिवर्तन औसत में भी हो जाता है। अगर प्रत्येक संख्या में परिवर्तन हुआ है तो ये अगर गुणा किया जाएगा प्रत्येक संख्या में तो औसत में भी गुणा हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में कुछ ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्शन किया जाएगा तो वही इफेक्ट इस पर भी औसत एवरेज पर भी पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया गया, तो पहले 14 था, जब प्रत्येक को 6 से गुणा करेंगे तो औसत भी 6 गुना हो जाएगा। 14 और 6 की गुणा कर लेंगे, 4 × 84, तो इसका 84 एवरेज हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 2 संख्याओं का अनुपात 5:11 है, दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7:13 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग है, तो पहले जो संख्याओं में रेशियो है वो 5:11 का है, ठीक है। फिर कहा कि उसमें प्रत्येक दोनों संख्याओं में 10-10, ये तो एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, संख्याओं का दोनों में 10-10 जोड़ दिया जाता है, दोनों में 10-10 ऐड कर देते हैं, तो उनका नया एवरेज वो 7:13 हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इनका अंतर डिफरेंस सेम है, ठीक है, तब तो आराम से लग जाएगा। अगर अंतर सेम नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई करके डिफरेंस को सेम कर देते हैं। 5 2 का अंतर है, 5 7 में, यहाँ पर भी 11 13 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो यहाँ पे कितना अंतर है, 10 अंतर है, तो लिख लेंगे 10 बटे कितना लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, ठीक है। और गुणे में दोनों का योग पूछ रहा है, तो यहाँ पे 11 5 कितना हो जाएगा, संख्याओं का जोड़ पूछ रहा है, योग, ये देखो संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो इसका हम योग करें, 11 5 16। अब इसे काट लेंगे, 2 8 16, 8 = 80, तो इसका राइट आंसर 80 हो जाएगा।
यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस कितना दिया है, 2 दिया है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 10 का है ना, 10 की वृद्धि की गई, संख्याओं में 10 की वृद्धि की गई, और यहाँ पे कितने रेशियो में कितनी वृद्धि हो, 2 की, तो 10 के अपान में 2 आएगा, इंटू योग पूछा जा रहा है 11 और 5 को ऐड कर लेंगे 16, 2 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई की, और 80 आंसर हो गया इसका। प्रश्न दिया हुआ है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है। तो सी और बी में पहले रिलेशन दिया हुआ है, सी और बी में ये कह रहा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है, कितनी होती है, 1/5 होती है, ठीक है। और ये कह रहा है कि सी की आय अधिक है, तो बी में 1 जोड़ देंगे, 5 और 1 6, सी हो जाएगा 6, बी हो जाएगा ये 5 हो जाएगा 5, ठीक। सी और बी में ये रिलेशन हो गया। और कह रहा है बी की आय ए की आय से, अब लिखेंगे बी और ए का मान लिखेंगे, बी और ए में रिलेशन दिया है 25% अधिक है, यानी बी जो है वो ए से 25% अधिक है, बी अधिक है ना, तो ये 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो बी अधिक है, कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, बी 5 हो जाएगा, और ए कितना है, 4 है, ठीक है। अब तीनों का रेशियो लिख लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए की वैल्यू है कितनी, 4 है, बी की वैल्यू दोनों जगह 5 है, अगर सेम ना होती तो हम गुणा करके सेम कर लेते, सी की वैल्यू 6 है, ये रेशियो दिया है, ठीक, रेशियो आ गया। अब कह रहा है सी की आय ए की आय से जिससे कंपेयर होती है, ठीक है, वो अपान में रहता है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी का मान ए से कितना ज्यादा है, 2 ही तो ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और किससे कंपेयर कर रहा है, ए से कंपेयर कर रहा है, तो ए अपान में रहेगा ए की वैल्यू, और प्रतिशत बनाने के लिए गुणे में 100 करते हैं, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 दूनी 50, यानी 50% इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है यदि a प्लस बी का 40% इक्वल टू a माइनस बी का 60%, ये दिया हुआ है इक्वेशन, और इसमें तो 2a माइनस 3b डिवाइड बाई a प्लस बी का मान है, ये मान फाइंड आउट करना है। तो ये मान तभी आप निकाल पाएंगे जब a और b में रेशियो पता चल जाए, a और b की वैल्यू अगर पता चल जाए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन से हम a और b में रिलेशन निकाल लेंगे, यानी रेशियो निकालेंगे, परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है, ये 20 दूनी 40, 20 तियां 60, अब इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a और प्लस 2b हो जाएगा, 2b तो हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये काट लिया, 20 से इसको काटा है, 20 से इसको काट दिया, परसेंट से परसेंट कट गया, 2 से मल्टीप्लाई दोनों को हो जाएगी, तो 2a प्लस 2b हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b, ठीक है। अब हम a इधर लाएंगे, 2a इधर दिया हुआ है, 3 आएगा, माइनस का a बचेगा, बराबर 3b उधर माइनस का है, 2b और जाएगा, तो माइनस का 5b हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, और a बराबर 5b आया है। जब भी बराबर में 2 मान दिए हो उनका रेशियो निकालना हो तो जो गुणांक होते हैं, b का गुणांक है वो a का रेशियो हो जाता है, a का गुणांक है वो b का रेशियो, a का कुछ गुणांक नहीं तो 1 होता है, b का गुणांक 5 है, यहाँ पे 5 होगा, तो 5 गुणांक b का है वो a का रेशियो हो जाएगा, a का गुणांक 1 है यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो a और b में ये रेशियो हो गया, यही वैल्यूज में पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ये दिया हुआ 2a माइनस 3b डिवाइड बाई a प्लस बी, 2a का मान कितना हो जाएगा, 2 और a का मान है 5, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 माइनस b का रेशियो 1 है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, अपान में a प्लस बी यानी 5 और 1 6 हो जाएगा, तो इसको जब घटाएंगे तो 7/6 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न दिया हुआ है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है, तो सबसे पहले इसका हम तिहाई कर लेंगे, तिहाई करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 4 यानी 3 चक्कू 12 और 3 दूनी 6, ठीक है, इसका तिहाई 402 हो गया। ये कह रहा है कि 134 का कितने प्रतिशत है, तो 134 से कंपेयर कर रहा है, तो 134 कहाँ होगा, अपान में होगा, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणे में 100 लगाएंगे। प्रतिशत जब भी आपको बनाना हो, प्रतिशत में प्रतिशत निकालना हो तो गुणे में हम 100 कर लेते हैं। अब इसको काट लेंगे, 134
ये देखो कट रहा है, तिया देखो पूरा पूरा कट रहा है, 3 चक्कू 12, 3 3 9 1 10, 3 1 3 1 4, यानी 134 तिया 402 होता है, तो 100 तिया 300, तो कितना परसेंट है? 300% इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो आप जानते भी हैं कि क्रय मूल्य का परसेंट होता है वो 100% होता है, यानी 100% होता है। विक्रय मूल्य का परसेंट अगर हानि हो रही है तो हम 100 में से घटा देते हैं, लाभ हो रहा है तो 100 में हम उसे ऐड कर लेते हैं। तो 72 रुपये में बेचने पर, तो ये विक्रय मूल्य है, 72 रुपये विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य का परसेंट कितना होगा? चूंकि 10% हानि पे है तो 100 में से 10 घटाएंगे 90%, तो ये मान कितने परसेंट का है? 90% का है, तो 90 अपान में, ठीक है। विक्रय मूल्य की कंपेयर हम विक्रय मूल्य से करेंगे और मल्टीप्लाई में वो लिखा जाता है जो हमें ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 5% अगर लाभ प्राप्त करेगा वो, तो विक्रय मूल्य का परसेंट कितना हो जाएगा? लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, 100 5 105, यानी 105 की वैल्यू वो पूछ रहा है। अब काट लेंगे, 9 से कट जाएगा, 9 दशामन 90, 9 8 72, फिर 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी 21 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 84 रुपये उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। प्रश्न दिया हुआ है, एक स्टोर में लागत मूल्य को 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? जब भी हम एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं वो लागत मूल्य यानी सीपी पर ही निकाला जाता है, लेकिन अगर प्रश्न में कोई कंडीशन रखी हुई है कि उसको एसपी पे बताओ, यानी सेलिंग प्राइस पर पूछा जाए, तो हम सेलिंग प्राइस पर निकालेंगे। पहले इसकी फ्रैक्शन बना लेंगे, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। अब ये लाभ दिया है तो ये तो हो गया लाभ, एक लाभ हो गया, और लाभ हानि किस पे निकालते हैं? हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं, यानी लागत मूल्य यहाँ लिखा है तो ये सीपी हो गया, ये हो गया, ठीक। अब कोई 4 रुपए हमने लगाए किसी चीज में और 1 का लाभ लेके बेचा, तो कितने में बेचेंगे? हम 5 में बेचेंगे, तभी तो 1 का लाभ मिलेगा हमें, तो 5 में बेचेंगे, यानी ये हो जाएगा एसपी, ठीक है। तो वो कह रहा है प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट परसेंट, लेकिन वो एसपी पे बताना है, सीपी पे नहीं बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, कितना लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। अब विक्रय मूल्य पे निकालना, तो विक्रय कितना है? 5 है, और प्रतिशत के लिए गुणी में हम 100 लगाएंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 20% इसका प्रॉफिट आ जाएगा, ये आंसर होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है और दिया हुआ है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 5:4, तो ये सीपी और अनुपात एसपी, इसका रेशियो दिया है 5:4, ठीक है। सीपी ज्यादा है यानी क्रय मूल्य ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो उसमें लॉस ही होगा। दे भी रखा है हानि प्रतिशत निकालना है, तो लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा, लॉस कितना हो रहा है? 5 की चीज उसने 4 में बेच दी, 1 का हो रहा है, कितने में हो रहा है? सीपी कितना है? 5 है, कॉस्ट प्राइस ही अपान में रहता है, एक्चुअल लॉस के लिए प्रतिशत के लिए 100, 5 से काटेंगे तो 20% लॉस होगा, ये 20% आंसर हो जाएगा इसका भी। प्रश्न दिया हुआ है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? जब भी आपको सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का इस तरह का सवाल मिले तो उसमें फार्मूला होता है T2 बराबर T1A, ये फार्मूला आप लगा दें, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो T2 बराबर, यानी T2 मतलब बाद का समय जो पूछा जा रहा है वो, T1 मतलब प्रारंभिक समय जो दिया है, तो T1 की वैल्यू कितनी? 15 है, 15 दिया हुआ है, इंटू ए का मान क्या होता है आप वो जरा ध्यान रखें, पहले जो गुना दिया हुआ है, ठीक है, तो छोटे गुना से बड़े गुना को हम डिवाइड यानी फैक्टर करते जाएंगे, जो पावर आएगी वही हमारा ए की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें 8 को डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि ये 8 गुना लिखा है, ये 2 गुना लिखा है, 2 चक्कू 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, तो यहाँ पे पावर ही लिखी जाएगी 3, तो 15 से कितना हो जाएगा? 45 वर्ष, 45 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25
है। यानी कह दिया साधारण ब्याज, तो ये एसआई बता दिया है। साधारण ब्याज कितना 16 हो गया। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना 25 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों के बराबर है, कहने मतलब जो रेट है वो टाइम के बराबर है, दर और समय इसमें बराबर कह रहा है। तो ब्याज की दर बताओ, यानी ब्याज दर पूछी जा रही है। अब फार्मूला लगा लेंगे हम। दर बराबर यानी रेट बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ये फार्मूला होता है। अप्लाई कर लेंगे। आर बराबर ब्याज कितना है यहाँ पे 16 है इंटू 100 और अपान में मूलधन प्रिंसिपल कितना है 25 दिया है इंटू यहाँ पे समय डालना है। समय लिखा है कि समय और यहाँ पे दर जो इक्वल है, तो यहाँ पे रेट और टाइमिंग हम बराबर कर देंगे। चाहे आर ही लिख लो, चाहे एक्स कुछ भी लिखो, सेम लिखना है, तो इसको भी आर कर लेंगे। अब यहाँ से जितना कट रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। 25 चक्कू 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बराबर 16 चक्कू 64 64। जब पावर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो आर बराबर कितना होगा, रूट में 64 हो जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जो हमारी दर है वो कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी। और टाइम भी अगर आपको निकालना तो टाइम भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे कह दिया है कि दर वर्षों के बराबर है, जितनी रेट है वही ईयर है, तो यही दर हो जाएगी, यही समय हो जाएगा। 3 अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। कहने का मतलब ए की जो इफिशियंसी कह रहा है वो बी से दुगनी है। अगर बी की इफिशियंसी 1 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी, 2 गुना 2 हो जाएगा। ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर लें तो अकेला बी उसे कितने दिनों में कर लेगा। तो लिख लेंगे, एक ए है एक बी है, ठीक है। ये कह रहा है ए की एफिशिएंसी बी की अपेक्षा दुगनी है, तो बी की एफिशिएंसी हमने 1 मान ली, ठीक है। और ए की दुगनी है तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इनकी पावर आ गई। बी अगर 1 पावर से काम करता है तो ए 2 पावर से काम करता है। यहाँ पे लिखा है दोनों मिलकर काम 12 दिनों में करते हैं, तो हम यही लिखेंगे कि दोनों मिलकर जब काम करेंगे कितनी पावर से काम होगा, 2 इसकी पावर 1 इसकी पावर, 3 पावर से काम होगा। पावर इंटू दिन लिखेंगे, कितने दिनों में हो जाता है, 12 दिनों में, ठीक है। बराबर एक साइड में ये लिखा जाता है जितना वर्क हुआ है, एक साइड में जो पूछा जा रहा है वो लिखा जाता है। तो ये कह रहा है बी उसे कितने दिन में करेगा, तो बी जब करेगा कितनी क्षमता लगाएगा, 1 क्षमता। 1 क्षमता से काम कितने दिन में होगा, यक्स कम यक्स बराबर 12 3 36, तो 36 दिनों में बी उसे अकेला कर लेगा। यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, और अगले वीडियोज में आगे क्वेश्चन डालेंगे तो आप प्रैक्टिस करें। थैंक्स।